Hello, aspirants. Welcome to Niyogi IAS. I welcome you all to the test number 8 of Polity. बेसिकली ये पॉलिटी का जो है ये हमारा दूसरा टेस्ट है जिसका टेस्ट नंबर है 8। पिछले पॉलिटी टेस्ट नंबर 7 में हमने पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट पॉलिटी टेस्ट था उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में डील किया था। आज का जो हमारा टेस्ट है वो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आई होप कि आप सभी लोगों ने टेस्ट अच्छे से दिया होगा। किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मेंटर से कनेक्ट करिए। ऑल्सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, दैट इज़ वाई वी आर हियर, नियोगी आईएएस टीम इज़ हियर। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। ओके, आपका मेन एम होना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। उसके पहले आप जितना गिर सकते हो गिर जाओ, जितना आपको चोट लग सकती है आप उसको सहो, लेकिन उससे ज़रूर सीख के आगे बढ़ना है हमें, राइट? तो चलिए, विद द फ्रेश mindset and motivation, let us move to our test number 8. Let us start the question number 1. With reference to application of basic structure doctrine in Indian polity, consider the following statements. The doctrine applies only to constitutional amendment acts and not to ordinary legislation. बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि ये केशवनंदा भारती केस 1973 का है। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट पावर टू रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉरेनर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, hence parliament's law on the matter is supreme. Okay, if any amendment is made to enlarge a fundamental right, it is generally considered immune from the challenge on the grounds of violating the basic structure. समझिए, इसको रीड करिए। देखिए, अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं फंडामेंटल राइट को चेंज करने का कोशिश करती हूँ, फंडामेंटल राइट में इफ आई वांट टू ब्रिंग अ चेंज, तो क्या वो इम्यून है कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किया है? ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाउ कैन समवन चेंज द फंडामेंटल राइट विदाउट गोइंग थ्रू जुडिशियल रिव्यू? बिकॉज फंडामेंटल राइट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। एंड केशवनंदा भारती केस में क्या बोला गया था? हमको यही बोला गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करना है आप करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कोई टच या चेंज नहीं कर सकता। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट हो गया। विद दिस ऑप्शन नंबर सी एंड डी गोज आउट। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट पावर टू रेगुलेट the entry and exit of foreigners is not a part of basic structure, hence parliament law on the matter is supreme. बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी किया गया है। इसमें क्या बोला गया है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एंट्री और एग्जिट ऐसा कोई बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे लिखा नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो दूसरी बात ये कि जो ये आपका एंट्री और एग्जिट डील करता है, ये आपका एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पावर है। ये लॉ से या किसी ऑर्डर से काम चलता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो गोज आउट। द डॉक्ट्रिन अप्लाइज ओनली टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। दिस इज ट्रू। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो तब आपको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। यही तो केशवनंदा भारती केस में बोला गया था। नॉर्मल लॉ बना रहे हो तो बेसिकली इट इज़ फाइन, क्योंकि ये जो है आपका आर्टिकल 13 गवर्न करता है, ठीक है? विद दिस ऑप्शन नंबर ए इज योर
correct statement. Let us move ahead. The concept of secularism as enshrined in the preamble of Indian Constitution differs from the Western model primarily because सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन हमारा जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है वो वेस्टर्न मॉडल से डिफर करता है. क्यों? Because, let us see, it is defined in the Constitution as promoting a single nationally accepted religious ethos. It mandates a complete separation between the state and religion. ऐसा तो नहीं है क्योंकि स्टेट इंटरफेरेंस तो अलाउड है, राइट? हमने पढ़ा था. और सिंगल रिलीजन को जो है ऐसा तो कोई प्रमोट नहीं करता कि बस आपका क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो रही है, आपकी बस हिंदू प्रमोट हो रही है, ऐसा तो नहीं है. It guarantees the right to freedom of religion only to individuals, not to religious dominations. No, हमने पढ़ा था कि right to religion में बोला गया है कि religious denominations को भी right है to manage their affairs, religious affairs, right? तो ये third C statement भी आपका गलत हो गया. The Indian state has a policy of positive intervention, offering final support to religious minority for the development. Yes, true. यही तो हमारा इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, क्योंकि इंडिया मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म बात करता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, राइट? इक्वल रिस्पेक्ट, जहाँ पे स्टेट जो है वो एक डिस्टेंस तो रखता है सारे रिलीजन से, लेकिन अगर उसको लगता है कि यहाँ पे उसको इंटरफेरेंस की ज़रूरत है तो वो इंटरफेरेंस भी करेगा फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी. विद दिस द डी ऑप्शन बिकम्स करेक्ट. Which of the following constitutional provisions reflects the principle of fiscal federalism that ensures the flow of resources to state with special needs? This is a factual question. You should be knowing about center-state relations, guys. Okay, let us see. Article 275, grant in aid of revenues of such state. 282, discretionary grant by union. 293, borrowing by states. अब इसमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है दैट टॉक्स अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? बांटना, देना, ठीक है? तो कौन से आर्टिकल में आपको ऐसा दिख रहा है कि सेंटर जो है स्टेट को सपोर्ट कर रही है? 275 एंड 282. ये तो उल्टा हो रहा है, राइट? बोरोइंग तो है, वो तो उल्टा हो रहा है, वो तो स्टेट के इंडेटनेस के बारे में बात करता है. That doesn't talks about any resource flow from union to state. ऐसा कुछ नहीं है. With this, B is correct. Fourth question. Consider the following pairs regarding the fundamental rights and their scope. Article 17, Article 20 Clause 3, Article 21A. Basically सारे आपको articles again आ गए हैं और आपको जो है by heart learn होना चाहिए. That article talks about 17 includes the abolition of untouchability, yes, which is enforceable against both state and private individuals. Absolutely correct. 20 clause 3, basically protection against self-incrimination, which extends both to testimonial and physical evidence. What do you think? Basically ये जो है आर्टिकल आधा सही है, ठीक है? आधा सही है. इस आर्टिकल में आपको याद होगा कि इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात किया गया था. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, याद आया कि भाई जो आपके लॉ उस टाइम पे चल रहे हैं उसी लॉ के तहत आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं कि जो कोई लॉ है वो आपका पुराना हो गया उसके बाद भी आप उस पर पनिश कर रहे हो. नो डबल जियोपार्डी, ये भी अब हम लोगों ने पढ़ा था. थर्ड पढ़ा था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, हम किसी को खुद के खिलाफ सबूत देने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते. तो बेसिकली आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है इसकी बात कर रहा है. लेकिन ये जो है टेस्टिमोनियल को तो रेस्ट्रिक्ट करता है लेकिन फिजिकल एविडेंस को नहीं इंक्लूड करता है. मतलब कि हम जो है फिजिकल एविडेंस जैसे ब्लड सैंपल हुआ, आपका फिंगरप्रिंट्स हुए, उसको लेने के लिए हम जो गिल्टी है उसको हम बुला सकते हैं. तभी तो आप लोगों ने देखा होगा CID या क्राइम पेट्रोल में दैट द कन्विक्ट इज कमिंग,
to give the blood samples and fingerprint. Okay, तो ये statement हो गया हमारा wrong. The right to education, which imposes a duty on state, is enforceable through mandamus by the Supreme Court. What do you think? बेसिकली राइट टू एजुकेशन जो है वो स्टेट में ड्यूटी तो करता है एंड दैट इज इम्पोर्सिबल बाय द मैंडमस ऑल्सो. मैंडमस क्या है? रिट है. इट इज अ टाइप ऑफ रिट. ठीक है, तो बेसिकली इट इज जो ड्यूटी है वो जो है हमारा आर्टिकल 21A के तहत नहीं, बेसिकली आपका जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में. ओके, उसके तहत जो है आपको बोला गया था दैट जो राइट टू एजुकेशन है दैट विल इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द स्टेट एंड दैट इज इन्फोर्सेबल बाय मैंडमस. ओके, तो आप लोगों को रिट का जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है. रिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम. तो आई होप कि आप लोगों को मैंडमस के बारे में पता होगा. मैंडमस क्या होता है? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ रिट जिसका मतलब होता है वी कमांड. वी कमांड मतलब कि कोर्ट जो है कमांड दे रही है पब्लिक ऑफिशियल या किसी गवर्नमेंट बॉडी को या उससे छोटी कोर्ट को एक कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करने, कोई ड्यूटी परफॉर्म करने जो नेग्लेक्ट हो गई है. तो बेसिकली आर्टिकल 21A अगर आपका ऐसा लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है आपका हक, तो वो स्टेट में ड्यूटी तो देता है आर्टिकल 21 के अंडर. ठीक है, तो विद दिस वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट. आई थिंक यहाँ पे जो है आपका 1 and 2 होगा. सॉरी, हाँ ये तो सही है, या 1 and 3. हाँ, तो बी ऑप्शन गोज करेक्ट, 1 and 3. मूविंग अहेड. Which of the following are consequences of presidential rule imposed under Article 356 in a state? Let us see that the president may assume the function of state government and the powers vested in the governor. Yes, इसी का तो मतलब है president rule लगना. रिमेंबर, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब हमको फील हो जाए कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है. द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट इज ट्रांसफर्ड टू द यूनियन पार्लियामेंट. येस, एब्सोल्युटली. यूनियन अब लॉ बनाने का हक रखती है. द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू रिव्यू द प्रोक्लेमेशन इज सीवियरली लिमिटेड बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन. एब्सोल्युटली रॉन्ग. सुप्रीम कोर्ट तब भी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के एक्शंस को रिव्यू कर सकती है कि ये कोई जानबूझ के प्रेसिडेंट रूल तो नहीं लगाया गया, मैलाफाइड तो नहीं है, कोई पावर का एक्सरसाइज करने के लिए तो नहीं है. ठीक है. द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स कंटिन्यू टू एक्सरसाइज इट्स फंक्शन एंड पावर्स. ट्रू, हमने ये ऑलरेडी हमने कवर किया था पिछले टेस्ट में भी. So with this we can say that option number B 1, 2 and 4 are correct. Which of the following DPSP were originally present in part 4 of the Constitution and were not added by 42nd Amendment Act? Let us see. देखो 42nd Amendment Act हुआ था, उसमें जो है बहुत सारे DPSP को ऐड किया गया था. क्लियर? जो आपका होमवर्क है फाइंड करने का. अब ऑलरेडी प्रेजेंट कौन कौन से थे देखते हैं. टू सिक्योर ए लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड फॉर लाइफ फॉर ऑल वर्कर्स. सबसे पहले मैं बता दूं ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर आपको आर्टिकल्स याद नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू आंसर इट. दिस इज ट्रू. बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 43, राइट. सेकेंड, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर in management of industries. This is wrong because this was added by 42nd Amendment Act 1976 and this is your article 43A. To secure the opportunity for healthy development of children, this is also true. This is your article 39F. तो 1 और 3 जो है आपका ओरिजिनली प्रेजेंट थे, लेकिन जो आपका 43A है that was inserted. Your homework is to find other articles which were inserted like this only through this amendment act.
Clear? In context of anti-defection law 10 schedule, which of the following actions can lead to disqualification of a legislator? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा कि आप कौन कौन से क्राइटेरिया से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो. A member voluntarily gives up membership of the original political party. Yes. अगर कोई भी व्यक्ति खुद से अगर अपना मेंबरशिप दे देता है, छोड़ देता है, तो that can lead to disqualification. An independent elected member joins a political party after election. This is also correct. Obviously, एक तरफ आप इंडिपेंडेंट हो, फिर आप दूसरे तरफ जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हो, तो ये तो आपके एथिक्स के खिलाफ हो गया. तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू योर डिस्क्वालिफिकेशन. A nominated members join a political party after expiry of 6 months from the date on which he takes the seat. Yes, this is also true. याद रखिएगा, यूपीएससी इसको घुमा देता है. इसमें बोलेगा विद इन 6 months. No, it should be after 6 months. Always keep a note of this. An expelled member of political party joins a new political party. No, भाई वो जब expelled हो गया है तो he or she is having the discretion to join any other political party. इससे disqualification का तो कोई मतलब नहीं है. तो basically 1, 2 and 3 option number C is your correct. Which constitutional amendment act made it obligatory for the president to accept the advice of council of minister? बताइए भाई. Basically, this was nothing but 42nd Amendment Act, which said that COM का जो advice है that becomes binding on president. और ये जो है आर्टिकल 74 में भी बोला गया है. ओके, चलिए. The Supreme Court recently, in the context of anti-defection law, reiterated the need for the Speaker to adhere to a time limit for deciding disqualification petitions. This time limit was previously recommended in landmark case of. देखिए अब क्या होता था कि मान लो कि कोई भी जो है आपका एंटी डिफेक्शन पास हुआ कि भाई हमको जो है दिस पर्सन इज नॉट प्रॉपर, ही हैज गिवन वॉलेंट्री जो है इन्होंने अपना मेंबरशिप को ले लिया वापस. तो ये जाता था स्पीकर के पास टू डिसाइड वेदर एक्चुअली दिस पर्सन शुड बी डिस्क्वालिफाइड और नॉट. तो स्पीकर उस चीज के पास, इनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं था. वो इनफाइनाइट पीरियड तक भी डिसीजन ले सकते थे. तो वही आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा केस हुआ अभी थोड़े दिनों में जो बोला गया है कि स्पीकर को एक टाइम लिमिट के भीतर अपना जजमेंट सुनाना चाहिए. रिसेंट की बात हो रही है, कॉमन सेंस यूज करके 2020 केशव मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर मणिपुर असेंबली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर पढ़िएगा. तो बेसिकली इसमें बोला गया था, रेकमेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पीकर शुड एडहेयर टू अ टाइम लिमिट फॉर डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन. जनरली इट कैन बी 3 months. ठीक है, तो ये था आपका एक इम्पॉर्टेंट केस. सारे केसेस के बारे में आप एक बार गो थ्रू करेंगे कि होतो होलोहन क्या था, जुडिशियल रिव्यू से आपको याद आना चाहिए एसआर बोमई क्या था. एवरी केस शुड बी योर इन योर फिंगर टिप्स. The term state under Article 12 of the Constitution for the purpose of fundamental rights includes the government and parliament of India. Absolutely yes, factual question है. आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब क्या बोला गया है भैया? हाँ, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट. गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, ऑब्वियसली जब पार्लियामेंट हो तो लेजिस्लेचर भी होगा. Statutory, non-statutory authorities like LIC, ONGC and Council of Scientific and Industrial Research. Yes, public sector bodies. Any private body or agency working as instrument of state. Yes. Basically all are under Article 12. जब आप Article 12 पढ़ेंगे तो अपने आप ये आपको concept clear हो जाएगा. The fundamental duties, Article 51A, were inspired by the constitution of which country, guys? हमने पिछले टेस्ट में पढ़ा था, and the correct answer is your former USSR. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन्हीं के
प्रिंसिपल से हमने इंस्पायर करके लिया था. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड विच वॉज द रिसेंट वन? प्लीज रिमेंबर इट. प्लीज कीप रिवाइजिंग. Which of the following correctly describes the application of 19(1) clause A, freedom of speech and expression? बताइए. This is also factual question, testing your knowledge. Basically 19 A, B, C, D, E, F, G. इसमें से एक राइट टू प्रॉपर्टी पहले आपका था F वाला, जिसको जो है अब आर्टिकल 300A में डाल दिया गया. नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. चलिए 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या है भाई? बेसिकली इट टॉक्स अबाउट दैट it is available to all persons including corporations and non-citizens. This goes wrong. ओनली सिटीजन्स को. कौन कौन से आर्टिकल सिटीजन्स के लिए हैं? बस 15, 16, 19, 29 एंड 30. It includes freedom of silence, the right to know and the right to not be compelled to speak. क्या आपको लगता है बेसिकली ऐसा कुछ? No. The state can impose restrictions on this right solely on the ground specified in the Article 19 Clause 2. Yes. Basically इसमें है कि भाई हम जो है restriction impose कर सकते हैं. This right is not absolute. We can impose restriction. Clear? Okay. और वो restrictions क्या क्या है? Sovereignty, security, friendly relations with foreign countries, public order. ये सारे grounds पे जो है हम Article 1 Clause A, freedom of speech and expression में हम जो है हम restrict कर सकते हैं. D वाला क्या है? It is automatically suspended. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो with this we can say that option number C is your correct answer. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. Regarding the union's use of cess and surcharges and their impact on fiscal federalism, consider the following statements. Unlike taxes, the net proceeds of the cesses and surcharges are not mandatorily shared with the state. Yes, this is true. जो सेस और सरचार्ज होता है वो सेंटर के पास रहता है और वो किसी स्पेसिफिक पर्पस पे लगाया जाता है. स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है एंड दे आर आउट ऑफ द डिविजिबल पूल. मतलब ये इसमें स्टेट को शेयर नहीं मिलता है. The share of cesses and surcharges in the union's gross tax revenue has decreased significantly since the implementation of 14th Finance Commission. Basically ये तो गलत बोल रहा है. यहाँ पे जो है increase हुआ है. ठीक है. Basically the share of the cess and charges has increased. The Constitution explicitly prohibits the Union from levying any surcharge or tax or duty mentioned in the Union list. ये कैसे हो सकता है? ये तो पावर देता है. Article 271 of the Indian Constitution gives the power to the Parliament to levy surcharge or certain taxes or duties. ठीक है? तो option number A, 1 only is your correct. Regarding the Planning Commission and Niti Aayog, consider the following. The Planning Commission was a constitutional body established by executive resolution. Let us see. Niti Aayog works on the principle of cooperative federalism by providing a platform for states to participate in the national policy. Next. Both the Prime Minister and the Finance Minister have always been ex officio members and governing council of Niti Aayog. What do you think? What will be the right answer? सोचिए इसको. क्या आपको लगता है कि जो प्लानिंग कमीशन थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी? बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि दिस वाज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट इट वाज इनको जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी कहा गया था. ठीक है.
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. दिस वॉज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. नीति आयोग वर्क करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वेरी ट्रू, जहाँ पे स्टेट्स को भी चांस मिलता है डिसीजन मेकिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग का. इसीलिए नीति आयोग को बनाया गया ताकि सब साथ में मिलके इंडिया के ग्रोथ को पुश करें. बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस मिनिस्टर have always been the ex officio members in the governor council of Niti Aayog. This statement is also wrong. What do you think? Who is the ex officio chairman of Niti Aayog? Basically only the prime minister. Clear? और दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, नॉट अ मेंबर. तो ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज सेकेंड, इज योर करेक्ट. Consider the following statements about GSTAT. What is GSTAT? Goods and Service Tax Appellate Tribunal. Basically GST के खिलाफ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या कंप्लेन रहती है तो आप किसके पास जाओगे? GSTAT के पास. तो क्या ये जुडिशियल बॉडी है? Established to hear appeal against the orders passed by appellate authority under Central GST Act? Yes. The recent efforts to make GSTAT functional and primarily aim because to reduce the burden of GST related litigation. Supreme Court? Yes. Supreme Court के जाने के पहले ही, सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी केसेस बहुत पेंडिंग है, तो उसके पहले ही हमने GSTAT बना दिया कि कोई भी इशू पहले GSTAT तक आए, GSTAT सॉल्व करे, अगर नहीं होता है तब जाके सुप्रीम कोर्ट. तो ये तो हमारा काम आसान हुआ. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. The establishment of GSTAT is mandated by 101 Amendment Act. What do you think? This is wrong. Basically, this is your law से बनाई गई है ये law Central Goods and Service Tax GSTAT Act 2017. इस एक्ट के थ्रू GSTAT को बनाया गया है, ना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 1 and 2 ओनली. दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी. ये थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो गया है, डोंट माइंड. आंसर इज योर 1 and 2. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया. It lists the official languages of union and the states. Wrong. यहीं पे आप फंसोगे. बेसिकली ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बल्कि रिकॉग्नाइज लैंग्वेज को नोट डाउन करती है. कितने सारे हैं? 22 हैं. मैंने पिछले क्लास में बताया था. बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली वेयर रिसेंटली इंसर्टेड. पहले 14 थे, अभी 22 हो गए हैं. There is no specific criteria in the constitution for the inclusion or exclusion of any language in the 8th schedule. Basically this is true. ऐसा कोई फॉर्मल सेट नहीं है कि आप इसको लेंगे आप उसको लेंगे, कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है. ओके. The inclusion of Bodo, Dogri, Maithili, Santhali were done by 92nd Amendment Act 2003. Yes, this was the latest one. 4 of them were latest one, which makes them to 22. Option number B, 2 and 3 are correct. Which of the following Constitutional Amendment Act inserted a new article to provide right of individuals to access government information as fundamental right? Government information को access करने के लिए आपको right to information का जो हक है वो किसके थ्रू प्रोवाइड किया गया था? बताइए. बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया गया था. ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, लेकिन ये जो है किसी अमेंडमेंट से पास नहीं हुआ था, बल्कि ये जो है जुडिशियली इवॉल्व हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये इवॉल्व हुआ था. तो इसको आपका जो है 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में भी आप यूज कर सकते हो. इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नन ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. The 44th Amendment Act is significant in balancing the power dynamics in Indian polity by restoring the power of Supreme Court and High Court to review Constitutional Amendment Act,
बेसिकली ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से नहीं हुआ था. ओके, नेक्स्ट, replacing the term internal disturbance with armed rebellions for declaring national emergency. This is correct. हमने पढ़ा था कि ये 44th amendment से ही हुआ था. Providing that the president can declare national emergency only on the written recommendation of union cabinet. Yes, this is also true. तो basically ये भी factual question है. आपको important amendments under 44th amendment act पता होना चाहिए. Making the advice of council of minister binding. तो basically ये जो था, this is also incorrect. बेसिकली इसमें जो है 44th अमेंडमेंट में जो है बेसिकली दैट रिस्टोर्ड द प्रेसिडेंट पावर टू रिटर्न द एडवाइस वंस. मान लो कि पीएम ने जो है, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो है प्रेसिडेंट पे कोई एडवाइस दी, तो प्रेसिडेंट को तो उसको कंफर्म करना ही है, लेकिन प्रेसिडेंट वापस से क्या एक बार कंसिडरेशन के लिए अपने रिकमेंडेशंस भेज सकता है क्या? यस, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ने रिस्टोर किया था. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो देखा जाए तो ओनली ऑप्शंस 2 and 3 आर करेक्ट, विच मेक्स योर ऑप्शन नंबर ए एज योर करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, रिगार्डिंग द यूपीएससी, may be very close to hard question for you all. Consider the following statements. The conditions of service and tenure of UPSC member are determined by the parliament. What do you think? Let us see. Second, a member of UPSC can be removed by the president on the grounds of misbehavior only after an inquiry by the Supreme Court. The expenses of UPSC, including the salaries and pensions of members, are charged upon the Consolidated Fund of India. Now you guys take some time and then let me know. पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये जानकारी लेनी चाहिए कि भाई आप ऑलरेडी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो क्या कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर जो है यूपीएससी मेंबर का पार्लियामेंट डिसाइड करती है? दिस इज रॉन्ग. दिस इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट, क्या ये वाला देखते हैं. क्या इनका जो एक्सपेंस है, जो सैलरी वगैरह है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है? यस, कंसोलिडेटेड फंड से जाता है. मतलब कि हर बार पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं है. दे आर नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स अप्रूवल. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. A member of UPSC can be removed by president on the grounds of misbehavior only after an inquiry by the Supreme Court. What do you think? क्या हम misbehavior के grounds में remove कर सकते हैं? Yes, this is true, and this is also removed by president, but only after inquiry of Supreme Court to maintain the review part. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को बिना मतलब का निकाल दिया गया. तो with this we can say that only 2, second and third are correct. The proportional representation by single transferable vote STV are used in the election system of which of the following? बहुत ही interesting question है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो बेसिकली एक तरह का वोटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम सिंगल टाइम ही वोट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो ये किन मेंबर के इलेक्शन में यूज़ होता है? क्या वो प्रेसिडेंट में यूज़ होता है? यस. क्या वो
राज्यसभा के मेंबर में यूज होता है, यस। क्या वो एसएलसी के में यूज होता है, यस। एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। तो बेसिकली D1, 2 एंड 3, 4 आर करेक्ट। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सारे के इलेक्शन में यूज होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।